भैया, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब कुछ कैसा होगा? क्या वहाँ के लोग हमें वैसे ही प्यार करेंगे जैसे मम्मी पापा करते थे? अब मुझे ये सब तो पता नहीं गुड़िया, पर इतना पता है कि जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हम जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, है ना? हाँ भैया, लेकिन क्या वहाँ पर हमारा न्यू ईयर हैप्पी हैप्पी होगा? क्या वहाँ पर भी वैसी ही पार्टी होगी जैसी हर साल हम अपने घर पर मनाते थे? 5 साल की मासूम अनाया के इस सवाल का उसके बड़े भाई अयान के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि आने वाला वक्त कैसा होने वाला था। असल में ये दोनों बच्चे अपना घर छोड़कर एक अनाथालय में जा रहे थे। करीब 1 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे में जब से इन दोनों ने अपने माता पिता को खोया, तब से ही इनसे इनकी सारी खुशियाँ छिन गयी। जायदाद के लालची इनके चाचा चाची ने बड़ी आसानी से सब कुछ कब्जा लिया और इन दोनों बच्चों की किस्मत का फैसला भी कर दिया कि अब से अनाथालय ही इन दोनों का आशियाना होगा। अनाया अभी काफी छोटी थी, लेकिन अयान बहुत समझदार था। उसने इस सब का विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार हुआ वही जो इन बच्चों की किस्मत में लिख दिया गया था। वाह भैया, देखो ना, इस जगह का नाम तो कितना अच्छा है, हैप्पी होम। मुझे लगता है हम भी यहाँ बहुत हैप्पी रहेंगे। अनाया की बात सुनकर अयान मुस्कुरा दिया और फिर गाड़ी का ड्राइवर दोनों बच्चों को अनाथाश्रम के केयर टेकर के हवाले करके वहाँ से चला गया। ओए, तुम दोनों बह रहे हो क्या? हैं? अभी बोला ना, अंदर जाओ। अब हमारा कमरा कहाँ है? तुम दोनों किसी 5 स्टार होटल में नहीं हो, बल्कि अनाथालय में आए हो, समझे? यहाँ कोई कमरा वमरा नहीं मिलेगा। जाओ अंदर, जहाँ जगह मिले अपना सामान रख लो। और सुनो, 5 मिनट में खाना बटेगा और 10 मिनट के अंदर खत्म भी हो जाएगा, समझे? ये राजू था, इस अनाथ आश्रम का केयर टेकर। राजू शक्ल से और बर्ताव से बहुत ही खड़ूस था। अनाथालय के बच्चों की जरूरतों और उनकी तकलीफों से उसका कोई वास्ता ही नहीं था। दोनों बच्चे राजू के बर्ताव से दुखी होकर और सिर झुकाकर अंदर चले आए, जहाँ पहले से ही काफी बच्चे मौजूद थे। दोनों बच्चों ने बड़ी देर लगाकर अपने लिए एक साफ सुथरी जगह ढूंढी और वहाँ पर अपना सामान रख दिया, लेकिन इस सब में वो खाना खाने के लिए सही वक्त पर नहीं पहुँच पाए। और फिर ये क्या बात हुई? हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। ओए चुप कर जा, मैंने तो पहले ही बोला था कि 10 मिनट के अंदर सारा खाना खत्म हो जाता है। और अब ना इस सब की आदत डाल ले, समझा? जो है और जितना है उसी में खुश रहे। चल निकल, अब सीधे रात को खाना बटेगा, समझा? तब आना। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया। अयान ने तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, लेकिन छोटी अनाया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोते हुए अयान से बोली, भैया, भूख के मारे पेट पे दर्द हो रहा है। ये जगह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ तो हम कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। चलो ना भैया, वापस घर चलते हैं। नहीं गुड़िया, हम घर नहीं जा सकते, क्योंकि अब वो हमारा घर नहीं है। तुझे याद नहीं, चाचा चाची ने साफ साफ कहा था कि अब हम अनाथ हैं और ये अनाथालय ही अब से हमारा घर है। अयान की बात सुनकर अनाया और जोर जोर से रोने लगी। तब अयान ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं गुड़िया, ऐसे रोते नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। मेरे रहते तुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तू चल मेरे साथ। इतना कहकर लेकर अनाथालय की रसोई की तरफ जाने लगा, लेकिन वो अंदर जा पाता उससे पहले ही एक बच्ची ने आकर उसे रोक लिया और उससे बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ हम बच्चों का जाना मना है। चलो जल्दी चलो यहाँ से। उस राजू ने देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेगा। जिसे जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं अपनी बहन को भूखा नहीं रहने दूंगा। मुझे उसके लिए खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें खाना चाहिए ना, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। यहाँ से जाओगे तो खाने की जगह मार ही मिलेगी बस। मीना उन दोनों को अनाथालय के पीछे की तरफ लेकर गई और फिर, ये हमें कहाँ लेकर आई हो तुम? और तुमने तो ये भी नहीं बताया कि तुम हो कौन? मेरा नाम मीना है और मैं इस अनाथालय में बहुत पहले से हूँ। ये जो टूटी दीवार दिख रही है ना, असल में ये रसोई का पिछला हिस्सा है। यहाँ से जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मीना उस टूटी दीवार के किनारे से उन दोनों को रसोई के अंदर लेकर गई। अंदर अभी भी बहुत सारा खाना बचा था, जिसे देखकर अयान हैरान रह गया, लेकिन उसने वही किया जो मीना ने उससे कहा था। उन्होंने सबकी नजरों से छिपकर वहाँ से थोड़ा खाना लिया और फिर उस टूटी दीवार के पास से वापस आ गए। वैसे तो वो खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, लेकिन फिर भी अनाया उसे बड़े ही चाव से खा रही थी, क्योंकि उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अनाया को इस तरह खाते देखकर अयान को बड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने मीना से पूछा, ये सब क्या है मीना? जब अंदर इतना सारा खाना है तो बाहर इतना कम खाना क्यों बांटा गया? मैंने देखा हमारी तरह और भी कई बच्चे हैं जो भूखे रह गए। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? यहाँ हमेशा से ऐसा ही होता आया है।
यहाँ हर महीने ढेर सारा अनाज आता है, लेकिन उसमें से हम बच्चों को बहुत कम ही मिलता है। ये राजू हमारे हिस्से का खाना बाहर ले जाकर बेच देता है और इसकी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ता है। ये तो बहुत गलत बात है। तुम लोगों ने कभी इस राजू की शिकायत क्यों नहीं की? किससे करे शिकायत और कैसे करे? इस अनाथ आश्रम के मालिक सेठ ताराचंद यहाँ बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं ये मक्कार राजू हमेशा उनसे चिपका रहता है। और सच कहूँ तो हम में से किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि ये राजू बहुत ही बुरा है। जो भी बच्चा इसकी बात मानने से मना करता है ये बहुत मारता है। मीना जैसे जैसे उस अनाथालय की सच्चाई बता रही थी, अनाया का डर और अयान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अयान पहले से ही अपने चाचा चाची के द्वारा की गई नाइंसाफी से बहुत नाराज था और अब यहाँ इस अनाथालय में जो कुछ हो रहा था वो उसे कतई गवारा नहीं था। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे बताओ, मैं सेठ जी से कैसे बात कर सकता हूँ? मैं इस राजू की शिकायत करूंगा उनसे। तुम्हें क्या लगता है, तुमसे पहले ये कोशिश किसी और ने नहीं की होगी? सच तो ये है कि इससे पहले जिसने भी राजू के खिलाफ जाने की कोशिश की, इस राजू ने उसे कहाँ गायब कर दिया किसी को पता तक नहीं। मीना की ये बात सुनकर अनाया डर के मारे रोने लगी और ये देखकर मीना ने अयान से कहा, अरे अरे इसे चुप करवाओ, अगर इसकी आवाज किसी ने सुन ली तो आफत हो जाएगी। इतना कहकर मीना ने फौरन अनाया के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसे लेकर वो और अयान अनाथ आश्रम के अंदर आ गए। अयान ने अनाया को चुप करवाया और फिर गहरी सोच में पड़ गया। उसे अब अनाया के साथ साथ अनाथ आश्रम के सभी बच्चों की चिंता हो रही थी। फिर अगले दिन, ओए तू सुन, इधर आ जरा। तू तो स्कूल गया है ना? जरा एक काम कर, इनमें से 4-5 बच्चों को पकड़ और अंग्रेजी में कुछ अच्छा सा रटा दे जल्दी से। लेकिन क्या याद करवाना है? मेरा मतलब है कि किस टॉपिक पर? अबे वो कल से नया साल शुरू हो रहा है ना, तो बस उसी के हिसाब से रटा दे कुछ। और सुन, एक काम और कर, ले ये फोन पकड़, इससे एक वीडियो भी बना लियो, समझा? सेठ जी को भेजनी है, चल अब जल्दी कर। राजू उस वक्त जल्दी में था, इसलिए वो फौरन वहाँ से निकल गया और अयान को बस इसी मौके का तो इंतजार था। उसने फौरन जाकर उस फोन से पूरे अनाथ आश्रम का एक वीडियो बनाया जिसमें वहाँ हो रही सारी धांधलेबाजी साफ दिख रही थी। इसके अलावा अयान ने खुद बोलकर भी राजू की पूरी सच्चाई उस वीडियो में बयां कर दी। फिर बिना देर किए अयान ने उस वीडियो को सेठ ताराचंद को सेंड कर दिया। फिर अगले दिन जब नए साल का नया सवेरा हो रहा था, तभी सेठ ताराचंद की गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। अरे सेठ जी, आप इतनी सुबह ऐसे अचानक क्यों? मुझे यहाँ आने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? ना मालिक, मैं तो बस ये सब छोड़ो और ये बताओ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन की क्या तैयारियां हैं? मुझे पता लगा है कि न्यू ईयर पार्टी के लिए तुमने पूरे 50,000 रुपए सैंक्शन करवाए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई तैयारी ही नहीं दिख रही। वो मालिक, वो पार्टी तो शाम को है ना, तो अभी से ये झूठ बोल रहा है। यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली सेठ जी, बल्कि यहाँ तो बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा। ए तू बाहर कैसे आया? चल अंदर चल। सेठ जी आप चलिए, ऑफिस में चलकर बात करते हैं। आइए आइए। नहीं, मुझे इस बच्चे से बात करनी है। बेटा इधर आओ, तुम अयान हो ना, और मुझे वो वीडियो तुम ही ने भेजी थी ना? जी सेठ जी, और उस वीडियो में आपने जो कुछ देखा और सुना वो सब सच था। अयान ने बिना डरे सेठ ताराचंद को राजू की हर करतूत बताई, जिसके बाद सेठ ताराचंद ने सबसे पहले तो राजू को नौकरी से निकालकर उसे पुलिस के हवाले किया और फिर अब मुझे माफ कर दो बच्चों, तुम सबकी जिम्मेदारी मैंने ली तो जरूर, पर शायद उसे अच्छे से निभा नहीं सका। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब सब अच्छा होगा। मैं खुद यहाँ का सारा इंतजाम देखूंगा और तुम में से किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। सेठ ताराचंद की बात सुनकर अनाथालय के सभी बच्चे खुश हो गए और फिर अयान ने आगे बढ़कर सेठ ताराचंद से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। ये लीजिए, मैंने इसी फोन से आपको वो वीडियो भेजी थी। ये राजू का फोन है। नहीं बेटा, ये फोन अब से तुम्हारा है, ताकि फिर कभी अगर यहाँ कुछ भी गलत हो तो तुम इसकी मदद से मुझे सब कुछ बता सको। अब इसे मेरी तरफ से न्यू ईयर गिफ्ट समझो। और हाँ, शाम को जब यहाँ न्यू ईयर पार्टी होगी तो इसी फोन से पार्टी के वीडियोस बनाकर भी मुझे भेजना, ठीक है? क्या सच में हम न्यू ईयर की पार्टी करेंगे? मतलब कि हमारा न्यू ईयर सच में हैप्पी हैप्पी होगा? वाह, कितना मजा आएगा। अनाया और अयान के जीवन का संघर्ष अभी भले ही बाकी था, लेकिन हालात से लड़कर जीतने की शुरुआत हो चुकी थी इस हैप्पी न्यू ईयर के साथ।
ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भपका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ाकर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है। मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। न जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी।
ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो माँ माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी माँ माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ बापू सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का यह हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थीं, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में एक घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गईं। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं।